नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चौथे चैप्टर यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद गाइस हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है कि हेरिडिटी होती क्या है। तो हेरिडिटी होती है वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर आपका हेयर लॉन्ग होगा या आईबॉल का कलर एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, उस प्रोसेस को, उस जाने के प्रोसेस को ही हेरिडिटी कहा जाता है। हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है गाइस जीन्स। जीन्स आप जानते होंगे, जीन्स के अंदर ही डीएनए होता है जो कि कैरेक्टर को कैरी करता है। तो अगर हम लोग बात कर ले वेरिएशन की, तो वेरिएशन द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पेसीज। एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस आ जाए उसे कहा जाता है वेरिएशन। मतलब कि एक मान लीजिए रैबिट की स्पेसीज है और वो रैबिट 2 फीट का ही हो रहा है लगातार, मतलब 2 फीट टॉलनेस का ही सब उसके स्पेसीज होते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रैबिट आया जो 3 फीट का हो गया, मतलब उसमें वेरिएशन है। तो आगे हम लोग बात कर ले वेरिएशन दो टाइप्स के होते हैं, एक हेरिटेबल और एक नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल मतलब जो हम एक से दूसरे जनरेशन में पास कर सके, जैसे कि टॉलनेस एक्सेट्रा। और नॉन हेरिटेबल मतलब जो हम अपने अंदर है पेरेंट्स पे, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग्स पे नहीं दे सकते। जैसे कि जो नॉलेज है पेरेंट्स पे वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, वो उन्हें गेन करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ दो कॉन्सेप्ट आपको और आप सीख लीजिए यहाँ पे कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं जो जो वो एक्वायर करते हैं इस इन्वायरमेंट में आने के बाद, उसे कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट जो एक्वायर करते हैं आने के बाद और जो पेरेंट्स से उन्हें मिलता है, जैसे कि टॉलनेस एक्सेट्रा, उसे कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेट। तो अगर हम लोग बात कर ले जेनेटिक्स की, तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का अगर फादर अभी पूछेगा इस, तो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर मेंडल। क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि हेरिडिटी उस प्रोसेस को कहा जाता है और वेरिएशन कैसे आता है, जिसका हम लोग एक्सपेरिमेंट भी आगे पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ और पढ़नी होगी, जो कि है जेनोटाइपिक और फेनोटाइप। जेनोटाइप और फेनोटाइप मतलब, जेनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन, मतलब जैसे हमने किसी बॉय को देखा और कह दिया कि ये टॉल है, तो वो उसका फेनोटाइपिक कैरेक्टर है, मतलब कि विजिबल कैरेक्टर, जो वो टॉल दिख रहा है। लेकिन उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, उसके जीन्स में एक टॉलनेस का जीन है, एक शॉर्टनेस का भी जीन हो सकता है, और दोनों टॉलनेस का भी जीन हो सकता है। तो वो जेनेटिक कॉम्पोजिशन जब हम देखेंगे तो वो उसका जेनोटाइपिक रेशियो होगा या जेनोटाइपिक कैरेक्टर होगा। तो अब आगे हम लोग बात कर लेंगे ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा तो के बारे में। ग्रेगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट चुना था गाइस। ग्रेगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चुना था। तो पी प्लांट को क्यों चुना ग्रेगर मेंडल ने, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पी प्लांट की बात करने से पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ये जो वेरिएशन कैसे कैसे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बता दिया है, तो वो आप टेंशन मत लेना, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि पी प्लांट क्यों लिया था ग्रेगर मेंडल ने। पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पिजम सैटिवा, तो ये उन्होंने क्यों लिया था? तो पहला है, उनका लेने का कारण था कि ये एनुअल प्लांट है, मतलब ये पूरा साल उग सकता है, ये एक एनुअल प्लांट है। दूसरा है कि पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। और तीसरा, इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं, इसीलिए ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट ही चुना था अपने
एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात कर ले ग्रेगर मेंडल की गाइस, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम लोग बात कर ले गाइस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कि ये क्रॉस इज मेड बिटवीन वन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम लोग बात कर ले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वैसा क्रॉस जो वन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स में हो, जो वन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिव फैक्टर्स में हो गाइस, उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था, एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर डॉर्फ प्लांट में उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया। मतलब एक प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर टॉल प्लांट मतलब टीटी, एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर डॉर्फ प्लांट, मतलब प्योर टॉल है ये टीटी और ये प्योर डॉर्फ है। स्मॉल टी मतलब डॉर्फ और ये टी टॉलनेस का है गाइस, और कैपिटल टी मतलब टॉल, टॉलनेस ये डॉर्फनेस का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो ये जो पहला जनरेशन था, मतलब ये पेरेंटल जो जनरेशन था, उनका नाम उन्होंने दिया F1 जनरेशन। तो इसका अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, आप देख सकते हैं 1 का पहले 3 के साथ करते हैं इसका, तो पहले TT आया, फिर इसका इसके साथ करते हैं, फिर TT आया, फिर इसका इसके साथ करते हैं तो TT आया, और इसका लास्ट वाले के साथ करते हैं तो भी TT आया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों में टॉल प्लांट आया है। तो ये जो जनरेशन आया, इनका नाम उन्होंने दिया F2 जनरेशन। ऑफस्प्रिंग वाले जनरेशन को उन्होंने नाम दिया F2 जनरेशन। तो इस जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे ही टॉल प्लांट आ रहे थे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और सीखनी है गाइस, कि डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो कैरेक्टर अपने आप को ज़्यादा दिखा पाता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, मतलब आपको डोमिनेट कर रहा है वो। और जो नहीं दिखा पाता है, कम दिखा पाता है, उसे कहा जाता है रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। तो जैसे कि टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव डॉर्फनेस रिसेसिव है, डॉर्फनेस। तो अगर यहाँ पे एक टॉलनेस एक डॉर्फनेस रहेगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो जो डोमिनेंट है वही एक्चुअल प्लांट का कैरेक्टर हो जाएगा, जिसके कारण ये सारा टॉल हुआ है, आप देख सकते हैं। जबकि एक एक यहाँ पे ड्वार्फ कैरेक्टर भी है। तो अब हम लोग बात करें उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रेगर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही, जब उन्होंने पहले देखा कि जब उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट और एक प्योर डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो सारे टॉल प्लांट आ गए। फिर उन्होंने ये ऐसा मतलब ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन का एक प्लांट लिया और इन दोनों को क्रॉस कराया। तो इन दोनों को जब क्रॉस कराया गया, जब देख सकते हैं, तो ये ऐसा आएगा TT। आप पहले एक साथ कर लो यहाँ पे, पहले 1 के साथ 3 का TT, फिर 2 के साथ 3 का कैपिटल T स्मॉल t, फिर सेकंड के साथ इसका मतलब TT और लास्ट वाले के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉर्फ प्लांट आ गया। तो एक डॉर्फ प्लांट आ गया मतलब वेरिएशन आता है गाइस, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं जब आगे बढ़ते गया जनरेशन, तो यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट में नहीं आ रहा था, लेकिन आगे जब उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स को कराया, प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट का जो ऑफस्प्रिंग्स आया, उनमें जब उन्होंने फर्टिलाइजेशन कराया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे एक डॉर्फ प्लांट भी आ गया। तो इसके अगर हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो की बात कर ले, फेनोटाइपिक रेशियो मतलब विजिबल कैरेक्टर रेशियो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टॉल है, 1 शॉर्ट है, मतलब 3:1 है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले जेनोटाइपिक रेशियो की, जेनोटाइपिक रेशियो की, तो जो अलग अलग है वो हमें लेना पड़ेगा। सिर्फ टॉल 1 है, ऐसा 2 है गाइस, और ये अलग है, मतलब 1:2:1, ये अलग अलग हो गया दोनों का रेशियो।
तो आप देख सकते हैं गाइस कि इससे क्या हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें रिजल्ट क्या मिला। तो इससे हमें रिजल्ट मिला कि वेरिएशन भी आता है। तो ये उन्होंने दिखाया कि वेरिएशन आगे कैसे होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की, मतलब द टू पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स चूजन बाय मेंडल जो था वो था शेप एंड कलर ऑफ सीड। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने शेप और कलर ऑफ सीड चुना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अभी तक मैंने जितना कुछ भी बताया गया तो इसमें बच्चों को दो डाउट आ सकता है, जो कि बहुत कॉमन डाउट है कि वो जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स बताए ग्रीन प्लांट के बारे में, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, और ये जो मैंने बताया कि डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव होगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट बना दिया है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पी प्लांट के लेंथ ऑफ स्टेम, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर। तो आपको मेनली यहाँ तक ही आपको सिलेबस में है, ये मैंने आपको लिखा दिया, ये आप याद भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ स्टेम में टॉलनेस डोमिनेंट है और रिसेसिव ड्वार्फ है। फिर आपको अभी पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड कलर और सीड शेप, जो कि आप याद कर लो यहाँ से कि डोमिनेंट येलो कलर होता है और रिसेसिव ग्रीन, और सीड शेप में राउंड होता है डोमिनेंट कलर और डोमिनेंट होता है राउंड और रिसेसिव होता है रिंकल। तो ये मैंने आपको लिखा दिया, इसे आप नोट में ज़रूर डालना गाइस। तो अब हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में गाइस, डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें कि जो क्रॉस हो वो दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स के लिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर देखा जो कि टॉलरेंस था, और यहाँ पे हम लोग दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स देखेंगे जो कि यहाँ पे सीड शेप और सीड कलर होगा, सीड शेप और कलर। तो यहाँ पे मेंडल ने पहले क्या किया, एक प्योर डोमिनेंट सीड शेप और कलर का प्लांट लिया और एक प्योर रिसेसिव सीड शेप और कलर का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्योर डोमिनेंट कलर कौन सा होता है सीड का, येलो। हम लोग जानते हैं येलो, जिसे हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका शेप राउंड होता है गाइस, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे उसका ग्रीन उसका रिसेसिव कलर होता है जो कि स्मॉल वाई से करेंगे, और उसका रिंकल शेप होता है जो कि स्मॉल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इन दोनों में मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, तो क्या रिजल्ट आया चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जब मेंडल ने एक प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव प्लांट को क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पे पहले जो क्रॉस होगा, मतलब पहला जो क्रॉस होके आएगा हमारे पास, तो जैसे कि यहाँ से हमारे पास एक वाई एक आर आ गया, और एक यहाँ से स्मॉल वाई स्मॉल आर आ गया, इसके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो ये जो हमारे पास आया इसे हम कहेंगे F1 जेनरेशन, मतलब पेरेंटल क्रॉस को F1 जेनरेशन कहा जाता है। उसके बाद जब ये डिवाइड होगा तो आप देख सकते हैं एक वाई कैपिटल आर, एक वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। ये F2 जनरेशन हमारा हो गया, F2 जनरेशन। तो यहाँ पे कितने ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं गाइस, इसके लिए मेंडल ने एक तरीका बताया जो कि है चेकर बोर्ड का, जो कि हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी नहीं बनाया गाइस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जैसे कि हम एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे, गाइस, और हमेशा हमें याद रखना है, दो चीज़ याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4 टोटल बनते हैं ऑफस्प्रिंग्स, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16। ये हमें याद रखना है। उसी हिसाब से हमें चेकर बोर्ड बनाना है 4 का। यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि कौन कौन से हो सकते हैं। हमें नंबर तो याद रख सकते हैं, लेकिन उतना सारे नाम याद नहीं रख सकते, जिसके कारण चेकर बोर्ड ग्रेगर मेंडल ने दिया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4 और डाईहाइब्रिड क्रॉस में 16 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हम लोग अगर बात कर ले चेकर बोर्ड की, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस कराया था किसके बीच, एक जो हमारा पेरेंटल का ऑफस्प्रिंग आया था जो कि टी था, और यहाँ पे भी हम लोग टी लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले इन दोनों को कराएंगे तो टी, फिर इन दोनों को तो टी स्मॉल टी, फिर इन दोनों को तो टी स्मॉल टी, और यहाँ टी। आप देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट आया था वही हमारा यहाँ पे भी रिजल्ट
आ गया। तो अब अगर हम लोग बात करें चेकर बोर्ड डायहाइब्रिड क्रॉस के बनाने की, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का भी चेकर बोर्ड मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अगर इसके डायहाइब्रिड क्रॉस के चेकर बोर्ड की बात करें गाइस, तो ये जो हमारा 4 ऑफस्प्रिंग्स आए थे पैरेंटल F2 जनरेशन में, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे भी लिख दिए हैं। ये जो घुमा हुआ है गाइस ये स्मॉल y है, और ये जो बिना यहाँ पे नहीं घुमा हुआ वो कैपिटल है, वैसा हम लोग लिख दिया। और हमारे पास ये ऐसे ऐसे करके हमारे पास इतने सारे 16 आउटकम्स जो कि मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, वो आ गए। तो अगर हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि मतलब जो विजिबल कैरेक्टर्स है, मतलब जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट यानी कि राउंड और येलो कलर के, तो मतलब जो R और कैपिटल Y एक भी आ गया उसमें, तो वो राउंड रिंकल्ड बन जाएगा। तो अगर इसके फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें, तो इसका होता है फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। तो ये आप यहाँ से मिला के भी देख सकते हो गाइस, आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो आप याद भी रख सकते हो। फेनोटाइपिक रेशियो है ये डायहाइब्रिड क्रॉस का। लेकिन अगर इसकी बात कर ले हम लोग जेनोटाइपिक रेशियो की गाइस, अगर इसके जेनोटाइपिक रेशियो की बात कर ले, तो ये बहुत बड़ा है, आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्मली एग्ज़ाम्स में तो ये पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहो तो आप याद रख सकते हो, जो कि है 1:2, 1:2, 2:4, 2:2, 1:2, 2 1 3 4 7 8 और 8 16, मतलब 16 आउटकम्स हो गए। 1:2:4:2:2:2:2:1। तो आपको यहाँ याद रखने की ट्रिक है कि 1 2 3 4 5, 2 5 बार आप लिखो गाइस, 1 2 बार लिखो और 4 1 बार लिखो, जिससे 16 आपका आउटकम आ गया। तो ये जेनोटाइपिक रेशियो हमारा हो गया। तो अब अगर हम लोग बात करें आगे, तो हम लोग तो जानते हैं कि जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन वो कैसे करता है गाइस? तो वो इस तरह से करता है कि जैसे कि कोई कैरेक्टर है हमारा टॉलनेस, हमें टॉल होना है, हमें ग्रो करना है, ठीक है। तो वो जो उस ग्रो करने का जो हार्मोन होगा, यानी कि जैसे प्लांट में उसे ग्रो करना है, तो जैसे कि ऑक्सिन को वो कहेगा कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, जिसके कारण ज़्यादा हमारा टॉलनेस आगे बढ़ जाएगा। तो इसके बाद मेंडल के जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे गए, जिसमें हमें 2-4 लॉ पढ़ने हैं, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो वो लॉ है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जो भी दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे गाइस, वो पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब कि अगर टॉल कैरेक्टरिस्टिक जा रहा है तो टॉल ही होंगे, डॉट जा रहा है तो डॉट पूरे हो जाएंगे। ये नहीं कि कोई मीडियम कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ये नहीं कि टॉल और डॉट मिलके एक मीडियम कैरेक्टरिस्टिक बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। और एक को डोमिनेंस का लॉ, उनका डोमिनेंस का लॉ है गाइस कि कोई कैरेक्टर डोमिनेट करेगा और कोई कैरेक्टर रिसेसिव हो जाएगा, मतलब कोई रिसेसिव रह जाएगा और कोई डोमिनेट बन जाएगा। तो अब अगर हम लोग बात कर लें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की, तो सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमन बींग्स में, अब हमें वो देखना है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब जो बेबी है वो बॉय होगा कि गर्ल, ये कैसे डिटरमाइन होता है ये हमें देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर, जिसमें 44 नॉर्मल क्रोमोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम लोग XY से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया मेल में जो होता है गाइस, मेल में वो दोनों XY क्रोमोसोम होता है ये मेल में, और फीमेल में जो है 44A तो रहेगा ही, प्लस दोनों X क्रोमोसोम रहते हैं, ये फीमेल का है। ये मेल में एक X एक Y रहता है और फीमेल में दोनों X रहते हैं। तो ये जब टूटता है गाइस आगे, ये जब टूटता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 22A प्लस X यहाँ पे आ जाएगा और 22A प्लस Y आ जाएगा मेल से। फिर यहाँ पे आ जाएगा 22A प्लस X और यहाँ पे 22A प्लस X, ये फीमेल से दोनों X ही आता है गाइस। उसके बाद जब ये जुड़ेगा, मतलब 1 के साथ 3 जुड़ता है और 2 के साथ 4 जुड़ता है, तो 1 और 3 जुड़ के आप देख सकते हैं 44A प्लस XX और यहाँ पे 44A प्लस XY। तो जब XX आ गया तो ये फीमेल बेबी बन जाएगी।
और जब एक्स वाई अगर आ गया तो मतलब 1 अगर 3 के साथ हो गया तो फीमेल बेबी बन जाएगी, और अगर उसका एक क्रोमोसोम इसके एक क्रोमोसोम के वाई के साथ मिल गया तो ये बॉय बन जाएगा, और अगर एक्स के साथ मिल गया मेल का तो वो फीमेल बन जाएगा। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है गाइस कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो बॉय और गर्ल का होता है वो मेल के हाथ में होता है। फीमेल का तो दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड एक्स होता है गाइस, लेकिन मेल का एक्स और वाई होता है जो कि पूरा मेल के हाथ में होता है कि बेबी जो है वो मेल होगा कि फीमेल। लेकिन लोग जो है वो फीमेल को ही दोष देते हैं अगर वो अगर बॉय चाहते हैं, बॉय अगर ना हो तो, जो कि बहुत गलत बात है। तो आगे अगर हम लोग बात कर ले अब हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड की, तो ब्लड ग्रुप को अगर डिटरमाइन करने की बात करें गाइस तो ब्लड ग्रुप मेनली 4 टाइप का होता है। एक ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। तो यहाँ पे ए और बी है जो वो डोमिनेंट होता है, ए बी तो इसके मिक्सअप से आएगा गाइस, उसके बारे में बात करेंगे, और ओ जो है वो रिसेसिव होता है। तो अगर जीनोटाइप ऐसा है कि आई मतलब ये ब्लड ग्रुप हो गया गाइस, आई से डिनोट किया जाता है, आई ए है, मतलब दोनों डोमिनेंट है तो ए ग्रुप हो जाएगा। आई बी है तो दोनों डोमिनेंट है, बी ग्रुप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई ओ है तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो यहाँ इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और अगर बात कर रहे हैं हम लोग आई ओ जब तक ना होगा तब तक ओ ग्रुप नहीं बनता है। तो अब अगर हम लोग आगे बात कर ले कि अगर आई बी हो जाए तब क्या होगा, तो दोनों डोमिनेंट है तो ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने हेरिडिटी पार्ट पूरा कर लिया गाइस। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो अगर हम लोग इवोल्यूशन की बात करें गाइस तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन है कि सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब वो चेंज धीरे धीरे होते होते प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म में चेंज होते होते इतना चेंज हो गया कि उससे एक नया स्पेसीज ही बन गया, लेकिन उसमें बहुत सारा यानी कि मिलियंस ऑफ साल लगा। मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ साल्स में जो चेंज होते होते एक नया स्पेसीज बन गया, उस सीक्वेंस को इवोल्यूशन कहते हैं। उसका एग्जांपल टेरोसॉरस है जो कि आज ऐसा दिखता है, ये उड़ता भी था, अभी तो एक्सटिंक्ट हो गया होगा, लेकिन ये पहले एक नॉर्मल लिजर्ड था गाइस। बहुत सालों के बाद इसके हाथ के पास मतलब यहाँ पे ये पहले नॉर्मल ऐसा लिजर्ड था, फिर इसके हाथ के पास यहाँ पे स्किन आना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये ऐसा बढ़ गया और ये फ्लाई होने लग गया, ये इसका विंग्स टाइप का बन गया। तो इस एवोल्यूशन में हमें मेनली 3 चीज़ें पढ़नी है, एक होमोलोगस ऑर्गन्स, एक एनालोगस ऑर्गन और एक फॉसिल्स। तो पहले अगर हम लोग बात कर ले होमोलोगस ऑर्गन्स की, होमोलोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जो कि सेम स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स में सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। इसका एग्जांपल है हैंड्स ऑफ ह्यूमन, विंग्स ऑफ बर्ड्स। हम लोग हैंड अपना उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते गाइस, लेकिन बर्ड्स अपने हैंड को उड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, जो कि स्ट्रक्चर हमारा और विंग ऑफ बर्ड का सेम है। तो अब हम लोग बात करें एनालोगस ऑर्गन की। तो एनालोगस ऑर्गन की अगर हम लोग बात कर लें, एनालोगस, तो यहाँ पे ये 2 चीज़ चेंज होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। तो यहाँ पे इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है गाइस, लेकिन ये दोनों सेम फंक्शन करते हैं, मतलब उड़ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉसिल्स की।
तो अब अगर बात करें फॉसिल्स की गाइस, तो द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव्ड इन रिमोट पास्ट इज कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब जो पहले कुछ समय में रहते थे डेड, वो जब डेड हो गए और या एनिमल्स या प्लांट्स, तो उनके अगर शरीर के कुछ टुकड़े या रिमेन्स अगर बच गए हैं तो उसे फॉसिल कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि वो जो फॉसिल अगर कुछ टुकड़ा हमें मिला जो कि कुछ ऑर्गेनिज्म का जो रिमोट पास्ट में अवेलेबल थे, तो उसके एज को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसका दो मेथड है गाइस, एक रिलेटिव मेथड, एक कार्बन डेटिंग मेथड। तो रिलेटिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉइल डिग करते हैं इसमें, और जिस लेयर में वो रिमेन मिल जाता है उस लेयर के हिसाब से एज डिफाइंड है, उस हिसाब से एज उसका निकाला जाता है। और कार्बन डेटिंग मेथड, हमारे अंदर कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है गाइस, तो वो चेक किया जाता है उसके अंदर कितना है, जिसके कारण अगर जितना ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से एज उसका देखा जाता है। तो अब अगर बात आती है कि ये जो फॉसिल्स है ये कैसे बताता है कि इवोल्यूशन होता है, कैसे एविडेंस देता है इवोल्यूशन का। तो इसका एक एग्जांपल है, एक ऑर्गेनिज्म था गाइस आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स के पास विंग्स थे, फेदर्स थे, बीक्स था बर्ड की तरह, लेकिन उसके पास टीथ था, टेल था, रिब्स था रेप्टाइल्स की तरह, जो कि बताता है कि बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से। तो इस तरीके से फॉसिल एविडेंस देता है एवोल्यूशन का। तो अब आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस कि एक इनवर्टिब्रेट फॉसिल का एग्जांपल दीजिए। तो इनवर्टिब्रेट फॉसिल का एग्जांपल है एमोनाइट, और वर्टिब्रेट फॉसिल का एग्जांपल है ट्रिलोबाइट एंड डायनासोर स्कल। तो अब हम लोग बात करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। तो ये उन्होंने अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा था, और इस थ्योरी को द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी में 6 पॉइंट्स हैं, तो चलिए उन्हें पढ़ के समझते हैं। तो पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में एक नेचुरल वेरिएशन, खुद ब खुद एक वेरिएशन होता ही है। दूसरा कि क्योंकि बहुत सारे स्पेसीज पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो पॉपुलेशन कांस्टेंट रह रही है क्योंकि जो सेम स्पेसीज के और डिफरेंट स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद में ही स्ट्रगल कर रहे हैं फूड, स्पेस और मेट के लिए। तो स्पेसीज यहाँ से गाइस आपको अगर स्पेसीज में दिक्कत आ रही है तो स्पेसीज मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद में इंटरब्रीड करके ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके, जैसे प्लांट और ह्यूमन कभी इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो वो स्पेसीज हो गया था। और चौथा पॉइंट में उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रगल है पॉपुलेशन के लिए वो एलिमिनेट्स कर देता है अनफिट ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो इसमें फिट बैठने के पॉपुलेशन में लायक नहीं है उसे नेचुरली हटा देता है नेचर। जो स्ट्रगल नहीं करेगा फूड मेट के लिए वो नहीं टिक पाएगा। तो आगे अगर हम लोग बात कर ले 5th पॉइंट में, तो इंडिविजुअल जिसके पास फेवरेबल वेरिएशन है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में भी उन्हें दे सकता है, और यही सब वेरिएशन जुड़ के एक नया स्पेसीज बनता है। तो अब बात आती है स्पेसिएशन की गाइस। स्पेसिएशन मतलब द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पेसीज। तो स्पेसिएशन में 3 फैक्टर मेनली ज़रूरत होती है गाइस। मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जिससे स्पेसिएशन होगा। तो पहला आता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब मान लीजिए एक ही स्पेसीज के 2 ऑर्गेनिज्म कहीं रह रहे हैं और बीच में उनके बैरियर आ गया, जैसे कि माउंटेन रेंज आ गया, रिवर आ गया, सी आ गया, तो जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है मतलब अलग होता है, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है इसके, जिसके कारण फिर वो 2 ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और एक नया स्पेसीज का प्रोडक्शन हो जाता है। सेकंड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब जीन में कोई डिफेक्ट आना या कोई चेंज होना। और तीसरा आता है वेरिएशन, मतलब नेचुरल जो वेरिएशन होता है वो। तो अब हमें पढ़ना है इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब कि कोई एक प्लांट से, मतलब और सब प्लांट इवॉल्व होना, बहुत सारे प्लांट इवॉल्व होना। तो एक प्लांट था गाइस वाइल्ड कैबेज। तो वाइल्ड कैबेज का जब कोई फार्मर्स ने देखा कि जो फार्मर्स को शॉर्ट डिस्टेंस उनका लीव्स का चाहिए था तो वो उन्होंने ले लिया, तो वो कैबेज बन गया। मतलब सम फार्मर्स वांटेड टू हैव वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन द लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज। बहुत सारे वाइल्ड कैबेज के लीव्स के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस लिया, जिससे कैबेज बन गया। दूसरा है कि एरिस्टेड फ्लावर उस कैबेज का लिया, उस वाइल्ड कैबेज का, तो वो ब्रोकली बन गया गाइस। तीसरा कि सम फार्मर वेंट इनटू स्टेराइल फ्लावर, मतलब फ्लावर को थोड़ा बड़ा होने दिया तो वो कॉलीफ्लावर बन गया। और फिर उस वाइल्ड कैबेज का स्वॉलन पार्ट जो था उसे जब लिया तो वो खोल रबी एक नया स्पेसीज बन गया। और जब लार्ज लीव्स लिया उस वाइल्ड कैबेज का तो वो केल अलग से बन गया। तो अब हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब
ओपरेन हेल्डेन थ्योरी, तो ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो पहले लाइफ फॉर्म हुई थी वो ओरिजिनेट हुई थी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, मतलब मीथेन, एमोनिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।